चलो टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत से लोग गायब हैं आज की क्लास में, बट चलो ठीक है। ट्रांसफार्मर बच्चों, ये ट्रांसफार्मर क्या डिवाइस होता है? सुना है इसके बारे में कभी? शायद मैंने बताया। क्या काम करता है? हाँ, वो रेक्टिफायर करता है। ये वोल्टेज कम या ज़्यादा करने का काम करता है, ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है, नाम से समझो। ठीक है, तो ये वोल्टेज चेंज करने का काम करता है। फिलहाल मैं एक वर्ड पे स्टिक नहीं रहूंगा, कम या ज़्यादा, चेंज इन वोल्टेज। वोल्टेज कम या ज़्यादा करने का काम करता है। कम या ज़्यादा वो अपन डिस्कस करेंगे अभी। दूसरी बात, ये वर्क कौन से प्रिंसिपल पे करता है? तो वर्क प्रिंसिपल पे करता है ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस पर काम करता ही है। ठीक है, तो अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्रांसफार्मर का बनाने के लिए। जैसे जर्नी स्टार्ट हुई वैसे जर्नी स्टार्ट करते हैं और फिर बना के देखते हैं। तीसरी बात पे आते हैं, एक और बात, जो वोल्टेज बढ़ाए, इंक्रीज करे, उसे कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वोल्टेज बढ़ा दिया, आउटपुट, ये सब आउटपुट की बात कर रहा हूँ। जो आउटपुट में वोल्टेज बढ़ाए वो कौन है? स्टेप अप। और जो आउटपुट में वोल्टेज घटा दे वो कौन सा? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। ठीक है, इजी बोलो, क्लियर हुआ यहां तक? मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी? दोनों की। दोनों की। मेरे घर में 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, फ़ोन चार्ज करना है 10 वोल्ट 15 वोल्ट, आजकल बहुत हैवी चार्जर आ गए, तो 65 वोल्ट, इससे ज़्यादा का तो नहीं चाहिए होगा आपको। तो आप स्टेप डाउन करोगे उसके लिए, या फिर स्टेप अप? टीवी चलाना है 25,000 वोल्ट, स्टेप अप करना पड़ेगा। 220 वोल्ट ही तो आ रहा था सप्लाई में, तो वहाँ पर स्टेप अप करना पड़ेगा। तो दोनों ही यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक काम कैसे करता है। तो मैंने इसकी जर्नी स्टार्ट की और मुझे कहीं से याद आया कि यार एक फैराडे भैया हुआ करते, तो उन्होंने कुछ बताया था। क्या? फ्लक्स में चेंज की वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। चलो मैंने बनाया यहाँ पर, मैंने एक कॉइल लिया और यहाँ पर एक दूसरा कॉइल लिया। अच्छा, आप स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों समझ सकते हो मेरे हिसाब से, एक में। इस तरफ हमेशा आउटपुट रखते हैं, इस तरफ इनपुट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया मैंने इनपुट सप्लाई, यहाँ पर दिया आउटपुट सप्लाई। आउटपुट सप्लाई बोले तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ, आरएल, मतलब समझ जाओगे। लोड रेजिस्टेंस, अब आपका जो भी अपरेटस चलाना है आप उस पर चलाओगे, आरएल। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस। मेरे से पूछो। हाँ, वहाँ पर बताया था लोड रेजिस्टेंस मैंने। ठीक, ये तक, यहाँ तक तो बात सिंपल थी। फिर क्या हुआ? अब आपको नॉर्मली समझ में आ रहा है, ये सोलेनॉइड है, अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली कम ज़्यादा होता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और एक मुसीबत हो गई फिर से। मुसीबत समझो क्या हो गई। ये अपने फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में बना रहा होगा, याद है? सोलेनॉइड के तो अंदर बनता है फील्ड, बाहर तो नेग्लेजिबल होता है, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो नई मुसीबत आ गई, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स में कैसे चेंज होगा? पॉसिबल ही नहीं है बेटा। जस्ट आउटसाइड नेक तो नहीं था, इधर भी जितना भी होगा बच्चे, ये सारा का सारा इसमें थोड़ी पार कर जाएगा, तो बहुत लंबे रेंज से कवर करता है। तो इस तरफ से तो नेग्लेजिबल फ्लक्स में चेंज आएगा। मतलब जो पर्पस मेरा था, मैं तो चाहता था पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड मेरे अंडर आ जाए ताकि मेरे लिए ईजी हो। ठीक है, फिर कैसे करें? अब और क्या कर सकते हैं? कोई रास्ता? तो फिर साइंटिस्टों के दिमाग में आया, यार एक रास्ता मेरे को बनता सा दिख रहा है। देखो मैं बना के देखता हूँ एक रास्ता, शायद ये काम कर जाए, देखते हैं। मैंने क्या किया, कोर आयरन, कच्चा लोहा लिया और इसके अंदर से ऐसे पास कर दिया। कच्चा लोहा इसके अंदर से पास कर दिया। अब ये कच्चा लोहा कोर आयरन क्या करेगा? कैसा सब्सटेंस है? फेरोमैग्नेटिक।
क्या सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर ले लेगा? और इसने सारा मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर ले लिया तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड को इसके अंदर से क्रॉस करवा पाएगा? इजीली बोलो यस और नो। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से क्रॉस कर रही है, क्या इसको भी मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड? मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया, मेरा पहला टास्क तो कंप्लीट। अब इसकी वजह से कैसे करंट बन रहा है मुझे ये देखना है। तो देखो यहाँ से तो मैंने करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया, पर यहाँ पर देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो भी बन रहा था बी, दैट इज अगर सोलेनॉइड के लिए आपको याद हो तो बी इज इक्वल टू कितना था? म्यू नॉट एन आई, याद है? और आई तो यहाँ वेरिएबल है, अल्टरनेटिंग करंट दिया मैंने, कंटिन्यूस करंट, जीरो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कंटिन्यूस चेंज हो रहा होगा? और कंटिन्यूस चेंज हो रहा होगा बच्चे, तो क्या इधर फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा? और फ्लक्स में चेंज की वजह से क्या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा इसके अंदर? तो यानी कि अगर मैं इसे बोलूं प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, अगर मैं ये बोलूं तो अब देखो मैं इसको डिराइव फिराइव नहीं कर रहा, वैसे तो आप चाहो तो इसके लिए भी कर सकते हो, मतलब माइनस एन डी फाइव बाई डी टी माइनस एन डी फाइव बाई डी टी दोनों के लिए लिख लो और सॉल्व। चलो मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो भी बन रहा होगा करंट की वजह से बन रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ अगर ई इन ई एम एफ इन प्राइमरी कॉइल, और मान लेते हैं यहाँ पर जो ई एम एफ मिल रहा था मुझे ई एम एफ इन सेकेंडरी कॉइल मिल रहा था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ई पी इज इक्वल टू माइनस एन पी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इंटू डी फाइव बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा होगा जो। और ई सेकेंडरी के लिए क्या बोल सकता हूँ? माइनस एन एस, सेम फ्लक्स में तो चेंज हो रहा है, जितना यहाँ पर है उतना ही वहाँ पर है, दोनों को डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस गुजर गया, डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी गुजर गया, और फाइनली मेरे पास रिजल्ट बचा ई प्राइमरी बाई ई सेकेंडरी इज इक्वल टू एन प्राइमरी बाय एन सेकेंडरी। बस खत्म कहानी। ये होता है ट्रांसफार्मर का काम, जितना ईएमएफ चाहिए उतने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब रेशियो रख लो उस हिसाब का, और आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफार्मर बन गया। क्या कहानी समझ आई है कोर आयरन क्यों लगाते हैं? ठीक है ना, तो वर्ड मेंशन करना, कोर आयरन लगाया हमने, और क्यों लगाया है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर करके वो आगे ट्रांसफर कर सके। ठीक है, क्लियर? नोट डाउन करो, खत्म ट्रांसफार्मर। वैसे थोड़ा सा और बताना चाहो तो बता सकता हूँ इसमें एफिशिएंसी वगैरह क्या होती है, और ये सब। परसों या एक दिन पहले शायद।
इजी। तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि एक पुरानी थ्योरी गलत साबित नहीं हो गई? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। पोटेंशियल मतलब वर्क पर यूनिट चार्ज ही तो था, मैंने पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो ये तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? तो एनर्जी क्रिएट कर दी मैंने, हाँ या ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली करंट कम हो जाएगा। पावर V इंटू आई होता था, पोटेंशियल बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली करंट कम हो जाएगा, एनर्जी में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, ट्रांसफार्मर ऐसा भी नहीं है, ये तो आइडियल की बात कर रहे थे अपन, इसलिए कि इसने 100% ट्रांसफ़र कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। 100% इसके इनसाइड ही थोड़ी होगा, थोड़ा सा बाहर भी तो होगा, तो 100% ट्रांसफ़र ही कभी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसका मतलब ये मत समझो कि बिल्कुल ही बुरा काम कर रहा होगा, 10% 20%, ऐसा भी नहीं है। लगभग 95-94% तक की एफिशिएंसी दे देते हैं, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छा एफिशिएंसी मुझे मिल जाता है, तो इसलिए ये डिवाइस यूज़ करना मेरे लिए कोई हार्मफुल नहीं है, अच्छा डिवाइस है। और इसलिए जगह जगह हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, हर जगह ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप सोच के देखो कि जहाँ से सप्लाई आ रही है वहाँ से लेकर आपके घर तक कितनी बार यूज़ हो रहा है। जहाँ से सप्लाई भेज रहा है वहाँ ट्रांसफार्मर, फिर आपके गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर वहाँ से सप्लाई आता है, मतलब 25,000 वोल्ट के आसपास वो लोग भेजते हैं, फिर 1100 वोल्ट आपके गली में सप्लाई आता है, जो गली में जहाँ से कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर के थ्रू ही आता है, फिर वहाँ 1100 वोल्ट पे, और फिर वहाँ से आपके मीटर में लगा होता है एक ट्रांसफार्मर जो उसे 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद फिर आपके डिवाइस में लगा होता है एक ट्रांसफार्मर। सोचो आप कितनी बार ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो एक लाइन में कंटिन्यू, ठीक है। तो हमें जितनी ज़रूरत होती है हम उस हिसाब से यूज़ करते हैं, ठीक है, इजी। तो अगर मैं करंट की कहानी भी बताऊँ इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है, जस्ट उल्टा रिलेशन बन जाता है, ठीक है, आई एस अपॉन आई पी। और यहाँ से बस आप इतनी सी बात समझ लो कि पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या होगा। देखो ये समझ लो कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ, ई प्राइमरी इंटू करंट इन प्राइमरी मस्ट बी इक्वल टू ई सेकेंडरी इंटू करंट इन सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वैलिड होता है जो 100% ट्रांसमिशन कर रहा हो, ठीक है ना। अगर कम ट्रांसमिशन कर रहा होगा तो वो भी बता देता हूँ मैं कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है ना, तो वो कुछ एनर्जी को हीट के फॉर्म में रिलीज़ कर देता है। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा गर्मियों के टाइम में ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है। रीज़न क्या होता है उसका, गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा एसी कूलर यूज़ करते हो, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा होगा, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ भी हो रही होगी, तो उस रिलीज़ की वजह से हीट जनरेट हो जाता है। उसमें कई चीज़ें होती है, फिर ट्रांसफार्मर में धीरे धीरे हम चीज़ें बढ़ाते गए। कभी आपने खंभों के ऊपर एक चीज़ नोटिस की होगी, ऐसे रिंग्स से लगे होते हैं, इनके ऊपर से वायर्स जा रहे होते हैं ऐसे टर्न करके खंभे के ऊपर, फिर इनके ऊपर से वायर्स जा रहे होते हैं। क्यों लगाए जाते हैं इनको पता है आपको? करंट लीकेज रोकने के लिए। करंट भी वाटर फ्लो की तरह लीक होता है और वो खंबे से नीचे ग्राउंड की तरफ भागता है, वो करंट के लीकेज को रोकने के लिए बनाया जाता है। हाँ वही बात है, अभी इसके लिए थ्योरीज आपके पास बहुत कम है अभी, अभी जब आगे कभी पढ़ोगे फ्यूचर में तो पता चलेगा। तो ये ट्रांसफार्मर भी मैंने आपको जो बताया ना, एक बेसिक चीज़ बताई है। इसमें अगर आप रियल ट्रांसफार्मर देखोगे तो रियल ट्रांसफार्मर में कई सारे वो लगे होते हैं, बीच में देखोगे खाली जगह ऐसे खूब सारे लोहे लगे होते हैं। क्यों? ताकि जो हीट निकल रहा है वो निकलने के लिए जगह मिले उसे, ठीक है। ऊपर एक टंकी लगी होती है जिसमें ऑयल होता है, कूलेंट होता है वो, जो उसे कूल करता रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें ट्रांसफार्मर में, बट आपके सिलेबस में जितना है मैं तो उतनी चीज़ बताऊंगा ना। पूरा ट्रांसफार्मर जान के क्या करोगे, कौन सा हमें पीएचडी करना है, मैं उतना करना जिससे एग्ज़ाम पास कर सकें। हाँ, सेक्शन व्यू काट के पूरा सेक्शन निकाले ट्रांसफार्मर का। हाँ, और तुम्हें कौन सा उसको ट्रांसफार्मर को यूज़ ही करना है।
पता नहीं बच्चे कैसे कैसी बातें करते हैं। एक बच्चा मुझे कह रहा था पता नहीं कि सर जो बिजली का मीटर होता है ना, उसमें ऐसे 2 पॉइंट लगे होते हैं जिसमें इनपुट आ रहा होता है, 2 पॉइंट लगे होते हैं जिसमें आउटपुट आ रहा होता है। तो पता नहीं कोई ऐसे कह रहा था मुझे कि इसको इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दो और इसको इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, आपके घर की बिजली का बिल आधा हो जाएगा। रीज़न, आपने एक अल्टरनेट सर्किट प्रोवाइड कर दिया उसे, तो वो अंदर रेजिस्टेंस के थ्रू क्यों जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। पर एक समस्या है, 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट सप्लाई आ जाएगी। तो आप एक काम करो, यहाँ पर एक अल्टरनेट मीटर लगा दो अपने लिए। ठीक है, 1100 को किस में कर देगा, 220 में, हो गया आधा आधा बिजली। ठीक है, तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताता, मुझे ऐसे किसी चीज़ का आइडिया नहीं है। हाँ बेटा, पता नहीं माइक में कुछ फॉल्ट आ रहा है। हाँ, तो हाँ कर सकते हो, किसने रोका। ईएमआई से करंट बनता है इजीली, उसके ऊपर तार लपेट लो, हो गया, करंट आ रहा है आपके घर में, ट्रांसफार्मर की तरह ही तो काम कर रहा है वो। मैग्नेट से पहले के टाइम वाले मीटर हुआ करते थे, अब नहीं हो सकते। वो पहले जो चक्री वाले मीटर होते थे ना, तो वो क्या करता है कि चक्री में मोटर लगा होता है, अभी बताऊंगा उसका फंक्शन भी। तो तुम अपोजिट डायरेक्शन में उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बना देते हो, तो उसकी स्पीड स्लो करवा देता है वो। तो मैग्नेट से इस वजह से होता था। तो मैंने तरीके तो बहुत सारे पता है, मैंने क्या कहा, पर करना नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग तक गायब हो जाएगी, क्योंकि वो डीसी पे चलता है कैमरा। तो कैमरे के दोनों तार किसी ने लिए और मैं ऐसी चीज़ें नहीं बताने में विश्वास रखता हूँ। ठीक है, ठीक है। और वो बार बार ट्रिप होगी, एमसीबी बार बार ट्रिप होगी, ऑन करेंगे फिर बूम ट्रिप कर जाएगी वो। तो ऐसे काम मत किया करो, ठीक है। अब आइडिया तो मैं देने को ऐसे भी दे सकता हूँ, जैसे किसी के साथ बर्थडे प्रैंक कर सकते हो तुम यहाँ पर। कैपेसिटर, कैपेसिटर मेटल की तो चेयर, वो तो हाई वोल्टेज वाला होता है। खिला मत दो, पागल हो क्या। खिलाते नहीं है नालायक, वो ये होता है थेलियम, थेलियम बोलते हैं उसे। और वो स्किन पे बहुत हाई रिएक्टिव होता है, लेकिन उसकी एक अच्छी चीज़ भी है कि वो 10 मिनट से पहले रिएक्शन करना चालू नहीं करता। एल्कोहल तो अलग चीज़ है, छोड़ो ना, मिथेनॉल। वो क्या करते हैं कि थैलियम ऐसे हाथ में लगाया और भाई कैसा हैंडशेक किया, खुद जाके अपना हाथ वॉश कर लिया। 10 मिनट बाद वो रिएक्शन ऐसी स्टार्ट होगी स्किन पे, ईचिंग ईचिंग ईचिंग, जहाँ जहाँ हाथ टच होता जाएगा कंप्लीट ईचिंग। वो ठीक नहीं होता, आदमी ख़त्म नहीं हो जाता उसमें। लगभग मान के चलो कि 8 घंटे में, उसके बाद उसको बचाने का कोई तरीका नहीं होता। बहुत मत, अरे तो ये उसमें काम आता है, तुम लोग को पता नहीं है क्या। ये दुनिया का सबसे सस्ता पॉइजन होता है, चूहे मारने की दवाई होती है। जो बोलते हैं ना मॉर्टिन रेड किल, मरे चूहे बाहर जाकर, वो इस वजह से मरते हैं बाहर जाकर। थैलियम उनको टच करवा देते बॉडी में, खाने की चीज़ में थैलियम मिला के दे दिया। तो
तो आपको क्या लगता है रेड पॉइजन, ये कोई सा भी पॉइजन बहुत दर्दनाक मौत देते हैं किसी को भी? आर्सेनिक तो ऐसी चीज़ है, ये एक्चुअली में बहुत सीक्रेट एजेंसीज यूज़ करती हैं, जिसमें एक अच्छे नाम बता देता हूँ मैं, मोसाद। आर्सेनिक किसी को खाने में बिल्कुल रिफाइन मतलब रिफाइन करके बिल्कुल छोटा सा अमाउंट दे दिया जाता है और उसे माइनर सा हार्ट अटैक आता है और मर जाता है, पता भी नहीं चलता, पोस्टमार्टम में भी नहीं आता कि इसने आर्सेनिक खा लिया था। प्योर अल्कोहल की एक बूंद ही इनफ है, मतलब अगर नशे नहीं होंगे वो टाइम ही नहीं बचेगा उसके पास उतना। वो क्या करता है कि वो लो डेंसिटी की वजह से आपके ब्रेन के अपर पार्ट में आ जाता है और फिर वो आपकी सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है, तो आपके हार्ट भी तो सिग्नल्स पे, ब्रेन सिग्नल्स पे चलते हैं, हार्ट ने वर्किंग ही बंद कर दी। हाँ, तो आपको ये पता भी होगा एक किस्सा हुआ था, एक केमिकल से भरा हुआ ट्रक, हाँ, तो तुम लोगों को नहीं बताया शायद मैंने, तो बस्सी एक एरिया है जयपुर में, वहाँ से आ रहा था और पलट गया। तो लोगों ने देखा कि इसमें शराब की स्मेल आ रही है, भर भर के बाल्टी भर भर के ले गए, आज तो पार्टी हो गई, निकल पड़ी। वो जैसे पी के गाँव के सारे पियक्कड़ सलट गए, मिथेनॉल का ट्रक था वो, तो सब मिथेनॉल पी गए उठाकर। हाँ हाँ, तो मिथेनॉल पॉइजन मतलब टॉक्सिक होता है ना, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। और इसके अलावा आपको पता है जो शराब जो कॉस्टली होती है, आपने सुना होगा सस्ते नशे महंगे नशे, ऐसा सुना है वर्ड? तो शराब की जो कॉस्ट होती है वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि उसमें से मिथेनॉल फिल्टर करना होता है। जितना बेटर मिथेनॉल फिल्टर कर पाओगे उतना महंगा शराब होता जाएगा वो। और फिर उसके बाद आपने ये भी सुना होगा ऐसे वर्ड्स कि महंगे शराबों के नशे नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो मतलब हार्मफुल टॉक्सिन्स उसमें से निकाले जा रहे हैं ना बाहर। और नशे मतलब क्या है, एक जहर ही तो ले रहे हो आप अपने शरीर में, तो जहर क्यों लेना? तो आई ऑलवेज, मैं हमेशा अपोजिशन में रहता हूँ किसी तरह का, एक ही ज़िंदगी मिले उसे बर्बाद कर लो, क्या मतलब? ठीक है, चलें आगे, ध्यान रखना इस बात का। ना नहीं तो आयोडेक्स वगैरह नहीं, बिल्कुल बंद। चलो आगे बढ़ते बच्चों। अगर एफिशिएंसी मान लो उसकी दे रखी हो आपको कि हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है कुछ परसेंटेज में, मैं मान लेता हूँ एफिशिएंसी आप डिनोट करते हो ईटा से, ईटा से डिनोट करते हो एफिशिएंसी को, ईटा से। तो देखो ईटा मस्ट बी इक्वल टू पी आउटपुट बाय पी इनपुट। ठीक है, पी आउटपुट बाय पी इनपुट मतलब मैंने इनपुट कितना दिया और आउटपुट मुझे कितना मिला। ये तो पता ही है 100% से ज़्यादा तो कभी ऐसा बना ही नहीं सकते, थर्मोडाइनमिक्स ने मना कर दिया था। और थर्मोडाइनमिक्स के सेकंड लॉ ने बोल दिया था कि आप 100% भी नहीं अचीव कर सकते, तो हमेशा 1 से कम ही होता है, ईटा की वैल्यू 1 से कम ही होती है। तो मैं लिख सकता हूँ पी आउटपुट इज इक्वल टू ईटा इंटू पी इनपुट, और यहाँ पर पी आउटपुट की जगह क्या लिख सकते हो, ये आउटपुट मतलब सप्लाइड सेकेंडरी कॉइल ई एस आई एस इज इक्वल टू ईटा इंटू ई पी आई पी। ये लास्ट अगर कोई एफिशिएंसी वाला दे दिया जाए क्वेश्चन तो उसके लिए ऐसा कर सकते हैं। इजी, ट्रांसफार्मर खत्म। और डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हो ट्रांसफार्मर पूरा, क्लास 12th मत डालना, इंजीनियरिंग डालना और नेपटेल पे जाके पढ़ लेना। नेपटेल जानते हो ना? नहीं पता तुम लोगों को नेपटेल के बारे में? सारे आईआईटीज़ के प्रोफेसर अपनी आईआईटी की सारी रिकॉर्डिंग्स रखते हैं उस पर, कोई सी भी क्लास ले सकते हो आप। पता नहीं था इसके बारे में, फ्री होता है बट इंजीनियरिंग क्लासेस, यूट्यूब चैनल है नेपटेल। हाँ, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, सारे आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स, तो आप इसमें क्वांटम मैकेनिक्स एआई इंजीनियरिंग जो भी पढ़ना है सब पढ़ सकते हो, सारे सब्जेक्ट फ्री होते हैं। कभी उनके लेक्चर सुनना बड़ा मज़ा आएगा सुनने में, नहीं लिटरली मज़ा आएगा। मतलब अगर आप इंटरेस्ट के साथ देखना चाहते हो तो आपको लगेगा कि वास्तव में कितना ज्ञान दे दिया उन्होंने। सारे क्वांटम मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैं कल ही देख रहा था एक्चुअली में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 45 लेक्चर्स थे, क्या गज़ब का मज़ा आ रहा था सुनने में, बहुत ही शानदार। चलो
ठीक है, आगे बढ़े। अगला टॉपिक है मेरा एसी जनरेटर। ठीक है, ये टॉपिक वैसे एसी चैप्टर का नहीं है, ईएमआई चैप्टर का था ये। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने कहानी तो बहुत सारी बता दी थी आप लोगों को, किसने बनाया था, निकोला टेस्ला, कैसे सिचुएशन से बनाया था, कैसे एडिसन से लड़ाई हुई थी। ठीक है, ये सब कहानी। चलो अब कंस्ट्रक्शन सीखता हूँ उन्होंने किया क्या। मैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, कहानी खत्म। ये मैग्नेट है जिसमें एक साइड है नॉर्थ पोल, एक साइड है साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। किसको लग रहा है कि उसे अब क्लास में आना चाहिए? अरे यार, एक तो ये माउस काम नहीं करता। तारा सिंह। ठीक है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और बीच में लगा होता है बच्चों ये आर्मेचर। अब ये आर्मेचर क्या है पहले इसको भी समझेंगे। ठीक है, ये आर्मेचर को बच्चे एक शाफ्ट से बांधा हुआ था और शाफ्ट इसको घुमा रहा होता है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये आर्मेचर समझो जैसे आपकी कॉपी है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, और ये इस तरीके से घूमता है। ठीक है, आर्मेचर खुद कोई चीज़ नहीं है, आर्मेचर एक बेसिक सा कोर आयरन का सब्सटेंस है। ठीक है, आर्मेचर का मतलब आपकी कॉपी, लोहे के शाफ्ट। इसका एक्चुअल मतलब नहीं है, मतलब पता है किसका है? इसके ऊपर लपेटे हुए कॉपर वायर का। ठीक है, इसके ऊपर कॉपर वायर लपेटा हुआ होता है, और ये कॉपर वायर के दोनों एंड्स यहाँ पर बाहर निकाले होते हैं, इसके ऊपर लगा होता है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स कैसे होते हैं? ये इसके टच में भी होते हैं और फ्री होते हैं, ये नहीं घूम सकता, ये घूम सकता है। ठीक है, स्लिप रिंग्स समझ पा रहे हो? जैसे आपकी बियरिंग बोलते हो आप, है ना, तो वैसा ही होता है स्लिप रिंग। और इससे अटैच होता है कार्बन ब्रश, बुशेज बोलते हैं इसे, कार्बन बुशेज, एक्चुअली ब्रश नहीं, कार्बन बुशेज। ये तो क्या था? स्लिप रिंग। ये कार्बन बुशेस, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके लोड रेजिस्टेंस से। खत्म, बन गया ट्रांसफार्मर, ओ सॉरी जनरेटर। ये आपके लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट होते हैं। इन दोनों का फंक्शन समझ पाए क्या है? इन दोनों का एक्चुअल फंक्शन है कि करंट बेटा मैं लूंगा कैसे? अगर मैं इस ये घूम रहा है और अगर ये कांटेक्ट में नहीं रहा इसके, फिर मैं करंट आउटपुट लूंगा कैसे? अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो मैं एक दूसरे तरीके से बता सकता हूँ। दूसरा तरीका बताऊँ? चलो एक बार देख लो। क्या ये समझ में आ रहा है कि मैंने उसी शाफ्ट को आगे की तरफ ले लिया, आगे की तरफ ले लिया, और अब यहाँ पर पहला स्लिप रिंग लगाया और इसी के अंदर से आ रहा है यहाँ पर दूसरा स्लिप रिंग। अब ये स्लिप रिंग ऐसे हैं, इस तरीके से रखे हुए, और इस अब ये घूम भी रहा हो तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये परमानेंट कांटेक्ट में है इसके। जैसे पंखा घूम रहा हो और इस पंखे के बीच में मैं ऐसा टच कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? पंखड़ी पर टच करूँगा तो दिक्कत है, यहाँ टच करूँगा तो करे रहो, क्या दिक्कत है? परमानेंट कांटेक्ट रहेगा, वो घूम रहा है घूम रहा है। वही चीज़ यहाँ पर काम करती है कार्बन बुशेस, ऐसे टच में रहती है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? करंट सप्लाई लेते रहना। ठीक है, तो ये होता है कार्बन बुशेस। और ये क्या है? स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? यहाँ से करंट आउटपुट ले रहे हैं और इसको कहाँ भेज रहे हैं? आपके लोड रेजिस्टेंस में। और ये लोड रेजिस्टेंस कहाँ है? आपका घर, आपके घर में सप्लाई आ रहा है। क्लियर यहाँ तक की कहानी? अब देखो ज़रा, क्या मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होंगे ये दोनों रखे हुए परमानेंट मैग्नेट्स इस तरफ, हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड बना रहे होंगे। अब ज़रा सोचो, मैं इसकी स्टार्टिंग करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड से, सारी कंडीशन से स्टार्ट करता हूँ। पहले कंडीशन में मानते हैं आर्मेचर ऐसे ना रख करके ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो एट t इज इक्वल टू 0 एरिया वेक्टर का एंगल कितना?
दोनों एक ही डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर 0, यानी कि थीटा में क्या बोल सकता हूँ, 0 था। फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, है ना। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए रहा होगा। सिंपल सी बात क्लियर हुई। फिर क्या हुआ, ये कहीं आगे बढ़ गया थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पे ये कहीं आगे बढ़ गया। तो अब बताओ एट टाइम टी थीटा एंगल पे आगे बढ़ गया तो फ्लक्स कितना हो गया होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, याद आ रहा है। अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा होता तो कैन आई राइट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सर्कुलर मोशन। तो क्या थीटा की जगह मैं ओमेगा टी लिख सकता हूँ, बोलो यस और नो। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ, फाई इज इक्वल टू बी ए, पागल हो गया क्या, बी ए कॉस ओमेगा टी। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक सिंपल है। मुझे कहीं से फैराडे की बोली हुई बात याद आ रही है, इंड्यूस ईएमएफ कितना होता था, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, याद आ रहा है, चिपका दें इसको। तो E इज इक्वल टू माइनस एन, देखो इसमें से B कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया ऑफ आर्मेचर भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया डिफरेंशिएशन से, अंदर बचा सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी बाय डी टी। क्या ये डिफरेंशिएट करना आता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, मतलब ये प्लस हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या ये सारा एक कांस्टेंट टर्म है, एन भी बी ए ओमेगा, ये सब एक कांस्टेंट टर्म्स हैं। इन सबको एक नया नाम दे दूं क्या, ई नॉट, तो क्या बन गया साइन ओमेगा टी। कहीं देखा देखा लग रहा है क्या ये, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कहाँ पढ़ा था, अल्टरनेटिंग करंट में। तो क्या बना रहा है ये, अल्टरनेटिंग करंट बना रहा है। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल तरीका था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो किसी का तो फायदा हो गया, किसी को तो मैंने बोला था बोर्ड में पढ़ाने के लिए, बच गया कोई। ठीक है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर हुआ, क्या अब इससे करंट निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके आगे की सारी कहानी आपने अगले चैप्टर अल्टरनेटिव करंट में पढ़ रखी है। ठीक, चिंता मत करो, फिर भी पढ़वाऊंगा, मैं फिर भी पढ़वाऊंगा। एसी जनरेटर, और यहाँ पर चैप्टर समाप्ति की घोषणा।
बच्चे? क्यूबॉइडल बेटा बोलो, बट थिकनेस नेग्लेजिबल है, नेग्लेजिबल थिकनेस रखते हैं। नेग्लेजिबल नहीं होता एक्चुअली में, क्योंकि शाफ्ट पूरा घूमना है वो। हाँ, तो आप ये समझ लो कि आपने एक्टिवा लगा रखी है पीछे और एक्टिवा के इंजन से घुमा रहे हो उसको, ठीक है। वैसे रियल में इसे टरबाइन से घुमाया जाता है, बहुत पावरफुल टरबाइंस होते हैं, बहुत कॉस्टली आते हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, उसमें आता है ये, ठीक है। तो इसे बड़े बड़े टरबाइंस से घुमाया जाता है और फिर पावर जनरेट की जाती है। तो आई गेस अब वो भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्लस माइनस में करंट कन्वर्ट होता है। ऑटोमेटिक देख लो प्लस से माइनस में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंटिन्यू घुमाऊंगा तो भी वो प्लस माइनस में कन्वर्ट करता रहेगा। तो मैंने क्या किया, कंटिन्यू घुमाया उसे और प्लस माइनस में करंट को ऑटोमेटिक लेके जाता। देखो फाइनली क्या बना, साइन ओमेगा टी का फंक्शन। टाइम के साथ साथ तो खुद ही प्लस माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। बस हमने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई रखी घुमाने की, ठीक है। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे हमारा इंजन नहीं घुमा सकता, हमें टरबाइंस की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट सबसे फास्टेस्ट कार कौन सी आज तक की? और पता है आपको, वो भी इंजन पे नहीं चलती, टरबाइन पे चलती है, जब हाई स्पीड पे चलती है उसमें भी टरबाइंस लगाए गए हैं। वैग 16 जो है बेटा वो फास्टेस्ट नहीं है, पावरफुल है। वैग 16 इंजन की बात करो ना, ट्रेन की, पावरफुल है। व्हीकल वैसे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एक बस है जो लगभग 734 किलोमीटर के स्पीड से चल सकती है, पर आवर की स्पीड से, जो मुझे याद है। इंजन में तो तुम यार कईयों का पावर की अलग देखो, सबकी अलग अलग बात है। पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ, बस के बारे में। पर वो बस में बहुत सारे लोग नहीं बैठ सकते, सिर्फ 2 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, क्योंकि वो बस जितना है वो पूरा गियर सिस्टम से बनाया हुआ, पूरा वो बस की साइज़ का फास्टेस्ट, पीछे पूरे में गियर सिस्टम लगा रखा है। तो 734 मेरे हिसाब से उसकी हाइएस्ट स्पीड है। और फिर वो एरोडायनामिक्स फेलियर कर जाती है, एरोडायनामिक्स फेलियर हो जाता है उसके बाद, उससे हाई स्पीड पर आप चला ही नहीं सकते ना, एरोडायनामिक्स फेलियर हो जाएगा, कांच ही फूट जाएगा, आपके मुंह पर फूट के आ जाएगा कांच, ठीक है। एयर भी तो थ्रस्ट लगा रही है ना। आप गाड़ियों में इनमें जो डिज़ाइन देखते हो ना, वो एरोडायनामिक डिज़ाइन होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने देखा होगा, वो एयर फ्लो कुछ ऐसा बना देती है उसका जानबूझकर, ताकि वो एयर उसको निकलने दे। और अभी आपको पता होगा कि 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हमारे पास, कौन कौन से? एयर, वाटर और क्या क्या? अरे स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पूछ रहा, ट्रांसमिशन के। एयर, बाय रोड या बाय ट्रेन। अब एक चौथा भी हो चुका है, हाइपर लूप, पता होगा तो। हाइपर लूप कहाँ बना रहे हैं? अरे जयपुर भारत में थोड़ी बन रहा है यार, भूल जाओ भी हाइपर लूप बनाना। हम लोग 150 साल पीछे अपने बुलेट ट्रेन प्रोग्राम में हैं, हाइपर लूप तो भूल जाओ। सऊदी अरेबिया बना रहे हैं, ठीक है। हाइपर लूप में क्या है कि एक ट्यूब के अंदर, पूरे एक ट्यूब के अंदर एक ट्रेन चलाई जाएगी, इस ट्यूब के अंदर ट्रेन चलाई जाएगी हमारी, इसके अंदर पूरा पंप लगा करके एयर निकाल दिया जाएगा, इस ट्यूब में पंप एयर ही नहीं होगा। तो इसकी स्पीड बहुत फास्टेस्ट हो जाएगी, लगभग एरोप्लेन की स्पीड पकड़ सकता है ये, बट खतरा कम हो गया। नहीं, एयर एयर इंडिया एक अच्छी वो है। हाँ, नहीं कई लोग एयर इंडिया का मजाक बनाते, बट एयर इंडिया इज़ वेरी गुड। बस वो थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती है, इसलिए। बाकी अब तो वो भी नहीं होगी, टाटा ने खरीद लिया। क्यों बेटा, ये ना 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 ना, तो जिस पॉइंट पे ये आएगा ना, वहाँ पर चैम्बर्स लगाए जाएंगे, डिज़ाइन किए जाते हैं बच्चे, नोडल चैम्बर। ये नहीं जानते तुम चैम्बर्स? एक ऐसा गेट लगाया जाएगा, जो गेट ट्रेन आएगी तो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, ऐसे ट्रेन आएगी ऐसे शट डाउन करते हुए निकल जाएगी, इसको वापस स्प्रिंग की वजह से वापस ऊपर हो जाएगा, फिर इसमें एयर भरा जाएगा, फिर गेट खोले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अभी दुनिया इसके बारे में सोच रही है
जापान ऐसे चैम्बर के अंदर ट्रेन बहुत पहले चला चुका है, पानी के अंदर है उसमें ब्रिजेस, ये पता है तुम्हें? पानी के अंदर ऐसे ब्रिज बना रखे कांच के, उसमें से निकलते हैं लोग, ऊपर दोनों तरफ समुद्र, मतलब पूरा चारों तरफ समुद्र, उसके बीच में से ट्रेन निकल रही है। अगर वैसा हुआ तो एक कंप्लीटली एक बार में एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैमेज कर देगी उसको। तो हो सकता है ये सब चीज़ें एक्सीडेंट है, पॉसिबल है, बट जब डिज़ाइन की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें सोच कर डिज़ाइन की जाती है। ठीक है, तो इसे इतना वीक नहीं बनाया जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टूट जाए। फिर सेकेंडरी ऑपरेशंस लगाए जाते हैं कि वो डैमेज ना हो। ठीक है, और इससे बहुत सारी चीज़ें की जाती है। जैसे आपको पता होगा इंडियन रेलवे ने जो अपना सिस्टम बना रखा है, फेल प्रूफ सिस्टम बोलते हैं उसे, कि अगर वो फेल हो गया तो ऑटोमेटिकली ट्रेन रुक जाएगी। कभी आज तक आपने नहीं सुना होगा रेलवे का फेलियर इस वजह से हो गया कि पटरी टूट गई हो, कभी नहीं हो सकता, ना व्हील टूट गई हो। जबकि हमारे यहाँ 70 लोगों की सीट पर 700 लोग बैठ के जाते हैं ट्रेन में, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो डिज़ाइन किया ही ऐसे जाता है। जैसे आपकी बाइक आती है ना 2 लोगों के लिए डिज़ाइन होकर, एक्चुअली में डिज़ाइन 6 लोगों के लिए की जाती है वो। ये कंफर्म पता है 6 लोगों पे टूट जाएगी, लेकिन 6 से कम पे नहीं टूटेगी। तो डिज़ाइन ऐसे ही करते हैं हम लोग। लिफ्ट में आपको बताया जाता है 8 लोगों के लिए डिज़ाइन है, 24 लोग चढ़ जाओ कंफर्म टूट जाएगी, 22 लोग पे नहीं टूटेगी। तो डिज़ाइन ऐसे की जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ऐसा रिस्क लो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंपनीज बना के देती है ना, मतलब अब तो देखो बहुत जगह चोर हैं तो अलग बात है, बाकी वैसे जो बना कर देती है कंपनीज, वो हमेशा 3 गुना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलती है, उसके बेसिस पे बनाती है। डिज़ाइन हमेशा वैसा होता है। तो अब हाइपर लूप भी जब डिज़ाइन किया जा रहा है, अभी तो काफ़ी कुछ इसका रोड मैप और सब कुछ बन चुका है, तो ये एक नया मोड ऑफ ट्रांसमिशन बनेगा जो बहुत हाई स्पीड पे होगा। रीज़न इसमें एयर ना होने से, एयर ड्रैग ही नहीं होगा। एयर ड्रैग नहीं है तो देखो क्या बूम की तरह मूव करेगा ये। ठीक है, तो बाकी इसमें चलने वाली ट्रेन मान के चलो बुलेट ट्रेन ही होगी, बस एयर ड्रैग ना होने की वजह से बहुत तेज़ भागेगा वो। चलो इजी, खत्म माने चैप्टर। चलो कुछ पूछना है इस चैप्टर से डाउट? चैप्टर का नाम लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुम उधर क्यों बैठे हो, इधर आ जाओ ना। वैसे मैं तो सूख चुका हूँ पूरा ऑलमोस्ट ना, 19 पे ही रहेगा वो, 24 पे हो ना लायक। हाँ चलो, अच्छा तुम लोग को ये पीडीएफ वगैरह थोड़ी चाहिए जो यहाँ पर बनाया था? अगर चाहिए हो तो बता देना, सेव रहता है इसमें। एक मिनट, ईएमआई थोड़ी है, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एज यूजल आज के क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ, कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। ये कलर ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। और गंदा है, नहीं बेटा ये कलर एक्चुअली में ज़्यादा अच्छा होता है, ये तुम लोगों को पता है। ये कलर हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, इसी वजह से आपने कभी भी नोटिस किया होगा किसी भी आईसीयू में ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल के। क्या, इसका मुझे नहीं पता, बट मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये ग्रीन कलर आपकी आंखों को रिलैक्स रखता है। दैट इज़ वाई हर हॉस्पिटल में जो आईसीयू वगैरह में कलर यूज़ किया जाता है ना, डॉक्टर वगैरह कपड़े पहनते हैं वो ग्रीन ही पहनते हैं। हाँ, दूसरा ब्लू कलर, पता है आप लोगों को ये जो चश्मा पहनते हैं हम लोग, ये बहुत बकवास चीज़ है। मतलब ये वाला जो मैंने पहन रखा है अभी, जो ब्लू कट वाले आते हैं, बताता हूँ क्यों।
हाँ, हम लोग अच्छा समझ के ब्लू कट बनाते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेज से बचेंगे और ये बचेंगे। ये बहुत हार्मफुल चीज़ है हमारे लिए। क्यों हार्मफुल है बताता हूँ आपको। हमारे ब्रेन को नेचर ने डिज़ाइन किया हुआ है, और नेचर क्या करती है, मतलब हमारे ब्रेन को लगता है कि जब ब्लू लाइट आना बंद हो गई ना, तो हमारे दिमाग को लगता है कि रात हो गई और आलस आना शुरू। अब आप लोग अपनी लाइफ में नोटिस करना, जिस दिन से ब्लू कट पहना उस दिन से आलस आता है। इसीलिए मैं आज अभी आते वक्त चश्मे का ऑर्डर देके आऊँ, बोला सादा चश्मा चाहिए बिना ब्लू कट के। ठीक है। तो हाँ, तो ये आलस जो आता है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है। हाँ, वो सही। एक्चुअली में उसकी गलती नहीं, मतलब ये उसकी गलती नहीं, इनफैक्ट मैंने खुद पे रियलाइज़ किया ये चीज़। नहीं, तो ये आलस आने के पीछे एक कारण है, मैंने खुद पे रियलाइज़ किया, फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, रिसर्च किया, तब पता चला कि ये रीज़न है इसका। हाँ, ब्लू कट, जो ब्लू ब्लॉक होता है ना, हाँ, तो ये बहुत बेकार चीज़ है ये। ब्लू ब्लॉक कलर थोड़ा सा फेडेड दिखेगा वो अलग चीज़ है, क्योंकि इसने वाइट कलर में से ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया। ब्लू कलर आपकी आंखों तक आने ही नहीं दिया, और ब्लू आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, तो आपके ब्रेन को लगेगा हाँ रात हो गई सो जाओ। ठीक है, तो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। क्या चीज़ ब्लू लाइट? हाँ, हाँ, क्योंकि वो कंप्लीटली ब्लू लाइट को डेविएट करके नीचे भेज देता है ना वो। तो आपने चश्मा जब ऐसे रखा होगा सरफेस पे, तो नीचे ब्लू लाइट का फॉक्स बन रहा होगा, तो ये आपकी आंखों तक ब्लू लाइट नहीं पहुंचने देता, इसको कंप्लीटली नीचे वो कर देता डेविएट, रिफ्रैक्ट। बेटा, फ़ोन की लाइट ब्लू लाइट नहीं होती, सारी लाइट्स में ब्लू लाइट प्रेजेंट है, वाइट कलर की जो भी लाइट है। तो ब्लू लाइट के साथ साथ ब्लू के आगे और बढ़ोगे तो अल्ट्रा वायलेट आता है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, ऐसा माना जाता है। पर मैं सच बताऊँ, उस अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा खतरनाक है ब्लू आपके पास ना पाना। ठीक है, तो कोशिश रखो कि स्क्रीन टाइम तो वैसे ही कम हो, और अल्ट्रा वायलेट जितना त्याग रखो उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अभी झेला है मैंने रिसेंटली। मैं खुद भी यार परेशान था, ऐसा आलस आलस आया जा रहा है, जब देखो तब पता नहीं क्या है। पढ़ा लिया 2 घंटे, अब आलस आ रहा है। ऐसा तो मैं था नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर पढ़ो, पता चला। डन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस चैप्टर में एक बड़ी अच्छी कहानी है, एक बच्चे की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मेरे हिसाब से ब्लैक कलर शायद दिख नहीं रहा होगा इस पर, दिख रहा है? फिर भी मैं वाइट यूज़ करूँगा। तो एक बच्चा था, मतलब अपने टाइम पे, उस टाइम पे बालक ही थे, वैसे तो बाद में बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। नाम था मैक्सवेल। कहीं सुना है नाम? कौन? कहाँ सुना? ग्लेन मैक्सवेल। हाँ, उसके अलावा किसी और मैक्सवेल का नाम सुना हो कभी? थॉमसन। सॉरी, ये रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर बताया था, याद आया? चलो, क्या गांधी जी? कौन सा वाला मैक्सवेल? हाँ, तो वो बोला था उसने, ग्लेन मैक्सवेल। हाँ, 200 रन मारे थे इंडिया में उसने, अफगानिस्तान के खिलाफ। चलो, वापस यहाँ आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इस बंदे ने एक दिन अचानक से नींद से उठा और बोला एम्पियर का लॉ गलत है, जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो गलत है। जैसे इसने ये बात बोली, दुनिया ने झाड़ दिया, अबे बालक है, बालक की तरह रहो, ज़्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो। याद है ना एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? क्या था? किसी भी लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। याद आ रहा है कुछ? तो इन्होंने एक सवाल पूछा सबसे कि बताओ फिर मुझे, ये जो कैपेसिटर था, इसमें तुमने करंट कैसे ट्रांसमिट करवाया? कैपेसिटर में करंट का ट्रांसमिशन कैसे हुआ? सवाल ये था। तो किसी ने कहा कि यार करंट का क्या ट्रांसमिशन, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, करंट यहां से आया, यहां निकल लिया, बीच में कहाँ गया? चार्ज का ट्रांसमिशन होना चाहिए था, यहाँ तो कोई चार्ज का ट्रांसमिशन ही नहीं दिख रहा। करंट गया कैसे?
क्या वो पोर्टल खोला डॉक्टर स्ट्रेंज वाला, यहाँ तक आया और यहाँ से निकल लिया। ऐसे इलेक्ट्रॉन दूर से ऐसा करता हुआ आ रहा था, चलो चक्री खोली यहाँ से यहाँ निकल लिया। बीच में क्यों नहीं था करंट? तो सबने कहा कि यार हमें नहीं पता, बट एम्पियर को कैसे गलत साबित करो। उन्होंने बोला बीच में है करंट। अपनी गलती रियलाइज हो गई उनको कि यार एम्पियर को मैंने डायरेक्ट टारगेट किया तो सब मेरे को सुनाएंगे। बोला नहीं, एम्पियर तो सही कह रहे थे, पर मुझे ये बताओ बीच में करंट है या नहीं है। सब ने बोला, किसी ने बोला हाँ, किसी ने बोला नहीं। एवरीवन गॉट कंफ्यूज्ड, क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला बीच में है करंट। बोला बीच में करंट है, कैसे साबित करके बताओ। तुमने कहा एम्पियर का लॉ सही है ना? बोला हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास रखा। मैग्नेटिक कंपास रखा, जैसे ही अपन ने करंट ऑन किया कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट हो गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो एम्पियर ने कहा करंट भी होगा। लफड़ा हो गया, करंट तो है। फिर इन्होंने बोला कि अगर करंट यहां से पास हो रहा है, चलो मैंने मान ली तुम्हारी बात, फिर अगर मैं बीच में कोई इंसुलेटर लगा दूं तब तो करंट पास नहीं करेगा। फिर भी पास कर रहा था, याद करो डाइलेक्ट्रिक, करंट तो पास कर रहा है। अब ये क्या हुआ, क्यों पास कर रहा है करंट? फिर आपने तो यही बोला ना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट होता है। तो उन्होंने बोला यही सबसे बड़ी गलती है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन को पकड़ो। याद है, पहले तो डायरेक्शन गलत बता के चल गया, फिर करंट भी गलत बता दिया। इन्होंने बोला सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट द करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप बोलते हो ना, या फ्लो ऑफ चार्जेस, इसे नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट। इसको नाम दे दिया इन्होंने कन्वेंशनल करंट, जो आप जिंदगी भर मानते आ रहे थे। पर इसके बीच में जो करंट होता है ना, वो करंट कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। इन्होंने बोला यहां पर भी एक करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बोला भाई ये क्या है, तुमने इसके लिए तो बता दिया कि फ्लो ऑफ चार्ज कन्वेंशनल करंट था, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है फिर ये भी बताओ। तो इन्होंने बताया कि आपकी थ्योरी थोड़ी सी अच्छी बनाओ। कन्वेंशनल मतलब आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है, नहीं होता। चलो फैराडे के लॉ की बात करते हैं। फैराडे ने कुछ कहा था हमें, क्या कहा था बता सकता है कोई? मैंने फैराडे के लॉ पढ़ाते वक्त मैंने सही थ्योरम बता दी थी कि क्या बोला था उन्होंने। नहीं है याद? नहीं है याद तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मेरे पास एक ही चीज़ बची है। फिर चैप्टर आगे पढ़ दो, अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना। हाँ, किसी बच्चे ने कुछ बोला है, क्या मैसेज किया था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? 6 लोगों को कहाँ बताऊंगी सर? बैठाऊंगी बाइक पे। बेटा वो तो आपकी इच्छा है, 6 बैठाओ 8 बैठाओ। अब आप चाहो तो एक लोहे का पट्टा लगाकर, लकड़ी का पट्टा लगाकर बैठा लो। पाकिस्तान में जनरली ऐसा होता रहता है, वो पीछे बैलगाड़ी बांध लेते हैं बाइक पे। सर प्लीज़ रिपीट कर दो नेम ऑफ चैनल। नेपटेल था बेटा, आप लोगों के काम का नहीं है वो नेपटेल। नेपटेल इन में काम आएगा आप लोगों के, 11th-12th के बेसिस पे नहीं है उसमें कुछ खास, ठीक है? 11th-12th के लिए तो कोई दूसरी वेबसाइट थी, मैं भूल रहा हूँ, अगर होगा तो मैं बताऊँगा। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं और बहुत गजब गजब की थ्योरीज बताते हैं, प्रैक्टिकल बताते हैं। फ्री वेबसाइट है वो भी, बट मैं भूल रहा हूँ अभी। हाँ है, ऐसे चैनल्स कई प्रेजेंट है। जैसे मैंने तुम लोगों को एक तो बताया था, मतलब वो इंडिया का चैनल नहीं है, बाहर का ही है, टॉपिक्स वाइज तुम्हें सर्च करना पड़ेगा। जैसे एक टीचर का तो मैंने नाम भी बताया हुआ है, वॉल्टर लेवन, याद है? लेजेंडरी फिजिक्स टीचर।
एक तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया था, एक बच्चे को ऐसे हवा में उठा दिया था, बताया था मैंने शायद। हाँ, वो वीडियो मिली नहीं थी। आई डोंट नो, बट मैंने बहुत पहले मेरे टाइम पे देखी थी उस वीडियो को, तो मुझे याद है वो। मतलब उन्होंने रियल बच्चा उठाया था या शायद डमी उठाया था, बट उठा दिया था ऐसा हाथ से। प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, एडी करंट बोलते थे उसे। चलो, मैं आज की कहानी यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग पढ़ो, कोई टॉपिक में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ पूछो। क्लास लीव करने की ज़रूरत नहीं है।